बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन है इस टाइम? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बज़ाहिर बादी और नज़र में वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ नज़र आ रहे हैं, मगर कैसा वज़ीर आज़म है जो अपना वज़ीर दाखिला तक नहीं बनवा सका, जो अपना वज़ीर खजाना नहीं बना सका, जिसके गवर्नेंस के जो मामलात हैं उससे क्लियर नहीं हो पा रहे, जो अपना आईजी इस्लामाबाद नहीं लगवा पा रहा, जो इस डर में है कि कहीं वजीर खजाना और वजीर दाखिला अगर साइड पे हो जाते हैं तो मेरी हुकूमत फारग हो जाएगी, और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को अगर मैंने कुछ कह दिया तो भी मेरी हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर दाखिला को अपने साथ इस तरह कैरी कर रहे हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर दाखिला हैं, या फिर उनके कोई और फेडरल मिनिस्टर हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि आईजी इस्लामाबाद का मामला तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। जो आईजी इस्लामाबाद अकबर साहब थे उनको साइड पे हुए, उनको वहां से फारग किए हुए, तो अभी तक आईजी इस्लामाबाद नहीं लगाया जा सका। एक नाम गया है, रिकमेंडेशन हुई है, लेकिन जब वो गए वहां पर तो उनको भी वहां पर ओहदे पे तैनात नहीं होने दिया गया क्योंकि वो जूनियर थे। अब 10 दिन गुजर गए हैं तो गवर्नर्स के ये हालत है कि किसी किस्म का कोई भी फैसला शहबाज शरीफ साहब गवर्नेंस लेवल के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी वहां पर काफ़ी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, क्योंकि वज़ीर दाखिला हैं और वज़ीर दाखिला कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं होती, कोई पीएम नहीं होता है, बल्कि गवर्नेंस के बहुत से मामलात जिनमें चीफ सेक्रेटरीज, आईजी पंजाब, आईजी सिंध, आईजी केपीके, आईजी इस्लामाबाद और बड़े लेवल की बड़ी बड़ी तकर्रियाँ, उसमें वज़ीर दाखिला का बड़ा रोल होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को जो जुर्लू फेरा गया, उसके ऊपर एक डम्मी किस्म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लॉन्च किए गए हैं। तो जब आप इस तरह जुर्लू फेर कर आएंगे और अदम एतमाद होगा आपके ऊपर कौम का और सियासतदानों का, तो फिर इदारों का भी, तो फिर आप कैसे डिलीवर कर पाएंगे? शहबाज शरीफ साहब एक डमी वज़ीर आज़म है और इनको चलाया जा रहा है, ये चल नहीं रहे, इनको चलाया जा रहा है। आप राना सनाउल्लाह साहब के वो बयान सुने अगर, तो वो कहते हैं कि हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं मोहसिन नकवी साहब से कि वज़ीर आज़म को आंखें ना दिखाया करें। बात समझ आ रही है कि हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं वज़ीर आज़म साहब को, और वज़ीर आज़म मेरे अंदाजे में तो मोहसिन नकवी साहब ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर किस्मत की देवी मेहरबान हुई है, मुझे नहीं लगता। और ये जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, ये पीपल पार्टी के बड़े करीब तरीन मामलात में उनके साथ हैं और बड़े करीब तरीन शख्सियत हैं। खास करके जरदारी इनको अपना बेटा कहता है कि मोहसिन नकवी मेरा बेटा है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उस वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है जब तख्ता उल्टा जाएगा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का, जब उठाकर ज़मीन पर फेंका जाएगा तख्त से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का, और ये आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा। चंद दिन बाकी रह गए हैं, चंद दिनों की हुकूमत चंद कदमों पर रह गई है। कैसे? अभी ये मिन्नतें कर लें, तरले मार रहे हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को बाहर ना आने दिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो झूठे हैं और अदालतें फैसले दे रही हैं। अब अदालतें रिहाई के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। अब जो सोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकतवर लोगों की जानिब से, और खास करके जो हुकूमत वक्त है वो चाहती है कि इमरान खान साहब साल 2 साल अंदर ही रहें,
کیونکہ اگر عمران خان صاحب آزاد ہو جاتے ہیں تمام کیسز سے تو ظاہر ہے عمران خان صاحب سڑکوں پہ آئیں گے. ابھی وہ شخص اندر بیٹھا ہے، پھر بھی وہ ان کو سکون نہیں کرنے دے رہا، چین نہیں کرنے دے رہا. پھر بھی ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک حکم صادر فرما دے کہ پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر نکلے، فی الفور نکلے، جیسے کہ ایک دھرنے کی کال دے رکھی ہے، جیسے کہ احتجاج کی کال دے رکھی ہے عید کے بعد کی، تو لرز جائے گی حکومت، ایوان لرز جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ہم مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں، مینڈیٹ کے ہم آنر نہیں ہیں. تو اگر عمران خان صاحب باہر آتا ہے، تمام کیسز، مطلب تمام کیسز میں سے باقی تمام میں تو ضمانتیں ہیں، صرف 2-3 کیسز رہ گئے ہیں جن کے اوپر ضمانتیں رہتی ہیں. اب ایک کیس تو فارغ ہو چکا ہے، توشہ خانہ. سائفر کیس ویسے دفن ہو چکا ہے. عدت کا کیس ایک پیشی بڑی مشکل سے اس نے ٹکنا ہے عدالت میں، ایک پیشی بڑی مشکل سے عدت کا کیس نکال جائے تو نکال جائے، اگر لنگر راؤنڈ نہ کیا جائے. اگر لنگر راؤنڈ کیا جاتا ہے جیسے ابھی کیا جا رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ 2-3 پیشیاں ہو جائیں گی. پھر جو القادر ٹرسٹ ہے، اس میں عمران خان صاحب کو سزا سنانے کی کوشش کی جائے گی لوور جوڈیشری کی جانب سے، اور ان لوگوں کی جانب سے جو سزائیں سنواتے آ رہے ہیں طاقتور کی جانب سے، مگر یہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر پائے گی. سزا سنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پہلے بھی 31 سال کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں، مگر وہ سسٹین کریں گی یا نہیں، یہ مین چیز ہے. اب ایک سزا سنائی ہے، آپ نے وہ سسٹین ہی نہیں کر پاتی تو سزا کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس کے اوپر اگر میں آپ کو بتاؤں تو رانا ثناء اللہ صاحب خود یہ موصوف کہتے ہیں ایک پروگرام میں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز جس طریقے سے بنے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ان کیسز میں سزائیں سنائی گئی ہیں، وہ ہر حالت میں آزاد ہوں گے، ان کو رہائی مل جائے گی. اور یہ جو رہائی ہے نا، اس کے پیش نظر حکومت بھی گھبرائی ہوئی. اگر عمران خان اڈیالہ جیل سے نکلتا ہے اور استقبال کے لیے لوگ وہاں پر اتنے پہنچ جاتے ہیں تو اسلام آباد انتظامیہ، اسلام آباد حکومت، اسلام آباد لا انفورسمنٹ ایجنسی کنٹرول نہیں کر پائیں گی کہ لوگ اس ٹائم بے چین ہوئے پڑے ہیں. ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف سیاسی انسٹیبلٹی، تیسری طرف جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور مینڈیٹ بھی اس کا چوری کر کے بیٹھے ہیں یہ لوگ. تو یہ لوگ اس حکومت کو جب عوام ہی نہیں اون کر پا رہی، جب پاکستانی قوم ہی نہیں اون کر پا رہی، تو یہ جتنا مرضی بڑا کٹورا اٹھا کے سعودیہ چلے جائیں، جتنا مرضی بڑا کٹورا اٹھا کے چیف آف آرمی سٹاف امریکہ چلا جائیں، جدھر مرضی چلا جائیں، دنیا تو نہیں ان کو اون کرے گی، اور کر بھی نہیں رہی ہے. آئی ایم ایف نے جو اس ٹائم 1 کچھ بلین کی ان کو قسط دینی ہے اگلے مہینے اپریل میں، بلکہ یہ جو دینی جا رہی ہے، یہ پچھلی قسط دے جا رہی ہے. جو پچھلا سٹاف لیول کا معاہدہ تھا جس کی 2 قسطیں مل چکی تھیں، اور یہ آخری قسط ہے، یہ وہ والی قسط ہے. اس کے بعد نیا معاہدہ کریں گے تو ان کو پتہ جائے گا کہ کس طریقے سے نئی شرائط کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑے گا. بہرکیف حکومت کے دن گنتی ہو چکے ہیں. عمران خان نے آنا ہے، اب اس کو روک کوئی نہیں سکتا ہے. کیسز نے اڑ جانا ہے، اور کیسز کو زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات وہ کہہ رہے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے رہنما ہیں، جاوید لطیف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، وہ شخص جو عمران خان کو فتنہ کہتا ہے، اور وہ لوگ جو، بلکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ پیپل پارٹی بالکل خاموش بیٹھی ہے جب سے یہ حکومت بنی ہے. بلاول بھٹو، زرداری کہیں نظر نہیں آ رہے، بالکل سائلنٹ بیٹھے ہیں. اور یہ وہ پیپل پارٹی ہے جس نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ کے رکھنا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے، پیپل پارٹی نے اپنے نمائندے ایسی جگہ پہ بٹھا دی ہیں اس حکومت کے اندر. اب آپ دیکھ لیں فیصل واڈوا صاحب جو ہیں ان کو بھی سینٹ میں لایا جا رہا ہے، وہ بھی پیپل پارٹی حمایت کرے گی. تو محسن نقوی ویسے ہی اس کیبنٹ میں، اور اس محسن نقوی کی وجہ سے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے اندر دور رس تک اختلافات چلے گئے ہیں. نواز شریف صاحب بھی خاموش ہیں، ان کو پتہ کہ حکومت ہماری نہیں ہے، ہم یہاں پر ڈمی کے طور پہ کام کر رہے ہیں، حکومت چلانے والا کوئی اور ہے،
कैबिनेट बनाने वाला कोई और है, हमें लाने वाला कोई और है, हमें जितवाने वाला कोई और है, हमें यहाँ से निकालने वाला भी कोई और है, और उसने निकालना है अनकरीब। अब बात है इमरान खान की, तो इमरान खान के बगैर आप मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, चाहे वो सियासी है, चाहे वो माशी है, किसी लेवल की भी स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। उसकी रीजन है कि आपको इमरान खान साहब को ऑन करना पड़ेगा, और ये बात ताकतवर को भी समझ आ चुकी है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया 8 फरवरी को और जो हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, वो कामयाब हो गया। और पहली दफा किसी ने इतना रेजिस्ट किया है आगे से, किसी सियासतदान ने हमें निचोड़ के रख दिया है। हमारा जो एक लेवल था, जो एक ग्राफ था मकबूलियत का, वो पस्त हो गया, और इमरान खान साहब का ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका है। आप अंदाजा लगा लें कि एक शख्स जो जेल के अंदर बैठा है, उसके जेल के अंदर होने के बावजूद वो 100 सीटें जीत जाता है, और बकौल गौर अली खान और पीटीआई के 80 सीट्स उनकी चोरी की गई हैं मुख्तलिफ हलकों से। तो अगर वो बाहर होता तो इनकी सियासत के ताबूत निकल रहे होते, जनाजे निकल रहे होते, और निकल कर दफन होते लंदन में जाके, एमन फील्ड के सामने कब्रिस्तान बनता, और दूसरा कब्रिस्तान बनता सिंध में। तो ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बल्कि हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। जब तक ये मेहमान है आप इसका ख्याल रखें अच्छे तरीके से, और अपना टैक्स इनको दें ताकि ये इंजॉय कर सकें आपकी टैक्सेस की गाड़ियों के ऊपर, आपके टैक्सेस के पैसों के ऊपर इंजॉय करें, ताकि चंद दिन की मेहमान है और मेहमान नवाजी आप करें इनकी। अब मैं बताता हूँ कि हामिद मीर साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि कैमरे कौन लगाता है लोगों के बेडरूम्स में, कमरों में, वॉशरूम में, बाथरूम में, वो उन्होंने कहा है। मुसद्दक मलिक साहब प्रोग्राम में बैठे थे, तो मुसद्दक मलिक साहब बड़े जज्बाती थे, कहते हैं कि जी पता करना चाहिए कि ये कैमरे कौन लगाता है, ये इतना बड़ा इशू ही नहीं है, ये तो आम सी बात है, किसी से भी पूछा जा सकता है कि हाँ भाई कौन आपके घर में ठेकेदार है जिसने कैमरे लगाए, ठेकेदारों से पता करो जो ठेका लेते हैं। तो इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने बड़ा अहम इंकशाफ किया, और वो कहते हैं कि मैं बताता हूँ कैमरे कौन लगाता है। जो स्वीपर होते हैं, जो मुलाजम होते हैं, जो घर में काम करने वाले होते हैं और काम करने वालियां होती हैं, वो कैमरे लगाती हैं बाथरूमों में, उनकी रसाई होती है। अब एक स्वीपर जो होता है, जो सफाई करने वाला होता है, क्लीनिंग करने वाला होता है, उसकी रसाई तो बिल्कुल होती है वॉशरूम बाथरूम तक। तो वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि किस तरीके से एक बाथरूम में कैमरा नस्ब किया जाता है और कौन करता है। क्यों कि ये जो मुलाजमीन होते हैं इनके बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। वो कहते हैं कि एक फेडरल मिनिस्टर साहिबा थी, शायद वो फौत हो चुकी हैं, उनके घर से एक कैमरा बरामद होता है, और वो जब तहकीक करते हैं तो स्टोरी सामने आती है, तो मुलाजमा को पकड़ा जाता है। मुलाजमा कहती है कि जी मेरा बेटा अगवा कर लिए गए, अब मुझे बताएं कि मैं कैमरा ना लगाऊं तो फिर क्या लगाऊं। तो ये बड़ी मतलब कि खौफनाक हकीकत बयान की है कि वाकई ही ऐसा होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं और जो हाईली ऑफिशियल लोग होते हैं, उनके घरों में जो रसाई होती है वो किसकी होती है? एलीट क्लास के घरों में रसाई किस क्लास की है? जो पिसा हुआ तबका है, जो स्वीपर हैं, जो काम करने वाले हैं, जो मुलाजमें होती हैं उनकी, उन्होंने ही जाके काम करना होता है। जब उनके बच्चों को अगवा कर लिया जाता है तो वो कैमरा छोड़ के पता क्या क्या वहां पर लगा के आएंगे। तो ये तहकीकात होनी चाहिए, ये इश्यूज बहुत बड़े हैं, और ये आग जो है अब जजेस के घरों तक पहुंच चुकी है। ये पहले आम लोगों के घरों तक थी, अभी जजेस के लोगों तक भी पहुंच चुकी है। तो ये आग फैलती जा रही है, ये खत्म नहीं होगी। ये ऑडियो वीडियो का जो मामला है ना, ये बहुत लंबा दूर रास्ता तक इसके असरात होंगे। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।